जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। हमने जब पहली क्लास स्टार्ट की थी तब हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी और उन बेसिक चीजों में हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था। सिंप्लेक्स मेथड से हम किसी भी एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं जो हमें दी हुई है। कंडीशन यहाँ पर यह है कि हमें रिवाइज्ड सिंप्लेक्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रिवाइज जैसे इसके नाम से पढ़ रहा है ना, इससे कि सिंप्लेक्स मेथड को हमने रिवाइज किया है और उस रिवाइज से हमने रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड बनाया है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए वो ये कह रहा है कि जब आप सिंप्लेक्स मेथड काम में लेते हो तो सी बी एक्स बी स्मॉल बी सी जे, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, ये आप लिखते हो। फिर आपने लिखा x1 x2 x3 x4 x5, मान लीजिए 5 वेरिएबल हैं, ये आपने लिखे, ठीक है। ये एक टेबल है आपके पास। जब आप क्या करते हैं, जब आप एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाते हैं, पहली टेबल है, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है तो इससे दूसरे टेबल पे आप जाओगे। तो जब आप एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल यू नीड ओनली फॉलोइंग क्वांटिटीज, ये हम लिखने वाले हैं। बट क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन कौन सी होंगी वो एक बार चेक कर लें। आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है? जेड जे माइनस सी जे। और जेड जे माइनस सी जे क्यों फाइंड आउट करते हो? कि यदि ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए तो यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देगा, और यदि एक भी नेगेटिव हो गया तो आप उसकी हेल्प से क्या आइडेंटिफाई करते हो? एंटरिंग वेक्टर। तो इसलिए आपको जेड जे माइनस सी जे जरूरी है। एक तो आपको ये क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद में मान लीजिए आपने मोस्ट नेगेटिव ले लिया और ये क्या बन गया? एंटरिंग वेक्टर। तो इस एंटरिंग वेक्टर के कॉलम की एंट्री भी आपको चाहिए, क्योंकि एंटरिंग वेक्टर की जो कॉलम है उसकी एंट्रीज को आप क्या बनाते हो? 011 101 सॉरी 100 या 001, इस तरह की किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के एक कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसको बनाते हो। तो दूसरी क्वांटिटी आपको ये चाहिए। और तीसरा आपको क्या चाहिए? बी, स्मॉल बी रिक्वायरमेंट वेक्टर, क्योंकि आप इसका इसमें भाग देते हो और क्या निकालते हो? मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो से आप क्या डिसाइड करते हो? डिपार्चिंग वेक्टर। सिर्फ आपको ये तीन चीजें चाहिए, यानी कि जेड जे माइनस सी जे, ये और ये कॉलम एंट्रीज और ये। इसके अलावा हम ये जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, बाकी की बहुत सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, ये बेकार की कैलकुलेशन है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम फालतू में ये कैलकुलेशन करते हैं। तो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हमें एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने के लिए, क्योंकि जो कि हम जाते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, सिर्फ इन्हीं चीजों की जरूरत है, तो क्या हम इन एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं क्या? और यदि एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्यूशन हमें देगा, क्योंकि फालतू है, कोई काम की नहीं है, तो हम इनको छोड़ सकते हैं। तो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में क्या कहा कि जो मेथड को हमने इस तरीके से अपडेट किया ताकि ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हम करते हैं ये हमें न करनी पड़े, ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बनाया? रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो यदि आप से ये पूछा जाए डीमेरिट्स या एडवांटेज ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, तो आप रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के एडवांटेज में ये लिख सकते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में हमें ये तीन चीजें चाहिए थी, बट यहाँ पर हम बहुत सारी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करते थे जो कि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। वैसे तो और भी दी हुई हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। मेरिट्स मतलब फायदे, डीमेरिट्स मतलब नुकसान। तो ये आपकी बुक में लिखे हुए भी हैं, बट आपके ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये जो सेमेस्टर वाले होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो, क्योंकि उसमें शॉर्ट आंसर के भी क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, उसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यही लिखते हैं कि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। फ्रॉम
one simplex table from one table simplex table from one simplex table to another, we need only following quantities, only following quantities। ठीक है, हमें फॉलोइंग क्वांटिटीज की ही जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी है उनमें से? पहला है Zj माइनस Cj, वैल्यू ऑफ Zj माइनस Cj is used to determine a non-basic variable which becomes basic variable in next table। ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि हमारे पास में हमें Zj माइनस Cj की जो जरूरत पड़ती है, हम हेडिंग तो रिवाइज सिंपलेक्स मेथड डाल लो बेटा। रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड, रिवाइज सिंपलेक्स मेथड। हाँ बिल्कुल, यूनिट फर्स्ट में यही मेथड है और पिछले 2-3 सालों से इसी का ही क्वेश्चन आ रहा है, एक पूरे 20 नंबर का। इसके अलावा एक मेथड और है, यदि आप ऐसे चेक करेंगे तो एक मेथड और है, और वो है बाउंडेड वेरिएबल, नहीं ऐसा ही कुछ नाम है उसका, बाउंडेड मेथड कुछ ऐसा नाम है। बट एक क्वेश्चन हमें चाहिए जो कि इस मेथड से पूरा मिल जाता है, क्योंकि हमने इसका पूरी की पूरी यूनिट का आधे से ज्यादा हिस्सा, 2/3 हिस्सा हमने लगभग कवर कर दिया है। अब इसमें ये मान लो इसके पूरी यूनिट के अंदर सिर्फ वो बाउंडेड वेरिएबल मेथड ही बचा है, बाकी पूरी यूनिट हमने पढ़ ली, इतनी है पूरी यूनिट, इसलिए हमने आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर लिया इसका, तो इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास में आया पहला है वैल्यू ऑफ Zj माइनस Cj इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल का मतलब हमारे पास में बेसिक है वो तो यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे, उनकी यूनिट मैट्रिक्स बनेंगी उनके करस्पॉन्डेंस, तो हम किसको चूज करते हैं? नॉन बेसिक को, जिसके नीचे Zj माइनस Cj क्या आता है? मोस्ट नेगेटिव आता है, और ये आगे चलकर क्या बनता है? बेसिक वेरिएबल बनता है, विच बिकम्स बेसिक वेरिएबल इन नेक्स्ट टेबल, क्योंकि जो एंटर करेगा वो क्या होगा? बेसिक वेरिएबल होगा। हाँ बिल्कुल, रिवाइज सिंपलेक्स मेथड के 2 टाइप्स हैं, फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एंड फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। तो वही है, जैसे हम यूजुअल सिंपलेक्स और बिगेम मेथड पढ़ते हैं, वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है। पहला लेस देन और इक्वल टू कंस्टेंट के साथ, और दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्टेंट के साथ, तो उस पे भी आएंगे अभी। देखिए सेकंड वाला है एंट्रीज ऑफ एंटरिंग वेक्टर, एंटरिंग वेक्टर, एंट्रीज ऑफ एंटरिंग वेक्टर की एंट्रीज हमें चाहिए दूसरा, और तीसरा आपको चाहिए रिक्वायरमेंट वेक्टर, ये आपको रिक्वायरमेंट वेक्टर भी चाहिए। ये 3 चीजें आपको चाहिए सिर्फ एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने के लिए, और बाकी की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं
वो कैलकुलेशन हम एक्स्ट्रा में करते हैं जिनको कि हम छोड़ सकते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जो मेथड बनाया है वो रिवाइज सिंपलेक्स मेथड बनाया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में इतना ही पढ़ रहे हैं। अब हम डायरेक्ट किस पे आ रहे हैं, मेथड पे, कि रिवाइज सिंपलेक्स मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम उसका मेथड भी लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग हम स्टेप बाय स्टेप उस मेथड को लिखते भी हैं, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको मेथड क्लियर हो जाता है। जब आप मेथड लिखते हो तो जनरलाइजेशन लिखते हो तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्या मेथड है, लेकिन हमारी गारंटी है जब आप क्वेश्चन करोगे एक दो, आपको पूरा मेथड कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। जैसे आपने सिंपलेक्स मेथड सीखा होगा, सिंपलेक्स मेथड आपने कभी भी स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सीखा होगा सिंपलेक्स मेथड। कभी ये नहीं देखा कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। आपने एग्जाम्पल लिया और उसको सॉल्व, तो उस पास में क्या मिल गया, सिंपलेक्स मेथड सीख लिया। यहां पर हमारा लिखने का उद्देश्य ये है कि हम सभी कंडीशंस को टच कर लें, और एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है ये मेथड, इसीलिए ये जो प्रोसीजर है इसको भी वो पूछ सकता है। क्योंकि अब हालांकि बहुत पहले पूछा था उन्होंने, बट चांसेस है कि वो इस प्रोसीजर को भी पूछ सकता है, इसलिए हम प्रोसीजर को लिख रहे हैं। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है प्रोसीजर को लिखने में, बस जो चीज हम लिखेंगे, जो चीज हम क्वेश्चन में करेंगे वो यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लिख रहे हैं रिवाइज सिंपलेक्स मेथड का कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। तो यहां हम लिख रहे हैं कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, computational procedure for revised simplex method, for revised simplex of computational procedure method of revised simplex method for standard form first, for standard form फर्स्ट। और स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या है, एलपीपी with constants, LPP with constants, LPP with constants only, LPP with constants only less than or equals to sign, only less than or equals to sign। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का मतलब है कि हम ऐसी एलपीपी लेके चल रहे हैं जिसके अंदर कांस्टेंट केवल लेस देन और इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। फाइनल ईयर में मैथ में प्रैक्टिकल भी होता है क्या? फाइनल ईयर में नहीं होता बेटा, यहाँ तो नहीं होता, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो कहीं और होता हो तो मुझे पता नहीं है। मैटलैब यहाँ पर पीजी में काम में तो लेते हैं पर अभी तक प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं किया गया है इसे। MATLAB is a very famous and useful program for mathematics student, बट यहाँ पर पीजी के अंदर उसके रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम नहीं है। हाँ बेटा फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, पीएचडी में ये काम में आता है, बट एक बार मैं ये थोड़ा बहुत लिख देता हूँ फिर हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ज़्यादा टाइम होगा नहीं हमारे पास। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 20 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक 10 से स्टार्ट होंगे और 10 से 20 के बीच में भरे जाएंगे। जितनी भी फॉर्म हैं यूजी पीजी नॉन कॉलेजिएट रेगुलर सबके एक साथ भरे जा रहे हैं, एडिशनल वगैरह के। तो आप मान के चलिए कि 10 दिन तो डेट बढ़ेगी, क्योंकि शुरू के 2 दिन के बाद में ही सर्वर हैंग हो जाएगा, लोड पड़ेगा उसके ऊपर, बट फिर भी फॉर्म भरने आ रहे हैं और उसकी 20 तारीख लास्ट डेट है। हाँ बिल्कुल एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 20 तक लास्ट डेट दी हुई है, बट बढ़ेगी ये तो डेफिनेटली बढ़ेगी।
तो अभी हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ रिवाइज सिंपलेक्स मेथड फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का मतलब एलपीपी विद कांस्टेंट ओनली लेस देन और इक्वल टू साइन। एलपीपी जिसके अंदर कांस्टेंट क्या रखते हैं, ओनली लेस देन और इक्वल टू साइन रखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, स्टेप वन। स्टेप वन में हम लिखेंगे कन्वर्ट the given LPP, convert the given LPP into maximization form, into maximization form। and सबसे पहले आपका काम है स्टैंडर्ड वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म जो दी हुई एलपीपी है उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। convert the given LPP into maximization form and make sure all requirement vectors are positive, नॉन नेगेटिव ऐसे लिखिए ज्यादा बेटर है, आर नॉन नेगेटिव, दैट इज b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली स्टेप में हमने लिखा कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म एंड मेक श्योर यानी कि आप कंफर्म कर लीजिए ऑल रिक्वायरमेंट वेक्टर्स, यानी कि जो राइट हैंड साइड के वेक्टर्स हैं या राइट हैंड साइड का जो कॉलम है इनइक्वालिटीज के अंदर, वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट इज जो आपके बी है, रिक्वायरमेंट वेक्टर्स हैं, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, पहली स्टेप। ठीक है, फिर आप लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर आप क्या लिख रहे हैं, देखिए जैसा कि सिंप्लेक्स में होता था लगभग कुछ कुछ स्टेप इसमें वैसे ही हैं, क्योंकि इसको सिर्फ रिवाइज ही किया है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हुआ है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, रीस्टेट द गिवन एलपीपी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रीस्टेट यानी कि दोबारा लिखो, रीस्टेट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स आप यही तो लिखते हैं उसमें भी कि आप जो कांस्टेंट है उनमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ स्लैक वेरिएबल के लिए कहा हुआ है कि आप दी हुई एलपीपी को किस में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म वही तीन चीजों को कंसिडर करती है। पहला आपका मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट इक्वल टू की फॉर्म में होने चाहिए और बी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। भेजो बेटा, मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये हम सेकंड स्टेप है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, स्टेप थर्ड। स्टेप ठीक है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक एम, कैपिटल बी इक्वल्स टू आई एम, जहां पर कैपिटल आई किसको डिनोट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और एम का मतलब है नंबर ऑफ कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट होंगे उतने क्रॉस उतने की। दैट मीन्स यदि 2 कांस्टेंट है तो 2 क्रॉस 2 की, और यदि 4 कांस्टेंट है तो 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, किसके बराबर, बी के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन taking b is equals to I m and compute auxiliary matrices और वो auxiliary matrices क्या होंगी, and compute auxiliary
ऑक्सिलरी मैट्रिसेस। ऑक्सिलरी मैट्रिसेस कौन कौन सी होंगी? बी कैप, जहां पर बी कैप किसके बराबर होगा? ठीक है, बी कैप हमारे पास में बराबर होगा B0, ऐड कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। तो बी कैप क्या होगा? B0 माइनस का CB और 1, ठीक है। बी कैप, जो आपके पास में जो कैप वर्ड है ये हम ऑक्सिलरी के लिए काम में ले रहे हैं। आई कि यहां पर आप जो कैपिटल बी ले रहे हो ये एक आइडेंटिटी कंस्टेंट है, तो 3x3 की होगी, अपने आप ये उस ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। और बी कैप बनाना है, बी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पर यदि 3x3 की है तो ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनस का CB इंटू 1, यानी कि कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, जिनके करस्पॉन्डेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है उनकी कॉस्ट विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपको क्या बनानी है? ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बी कैप बनानी है। और इसके साथ साथ ही आपको क्या बनाना होगा? बी कैप इनवर्स, दिख जाएगा ना, बी कैप इनवर्स बनाना होगा। बी कैप इनवर्स निकालना जानते हैं आप कैसे निकालते हैं? 2x2 मैट्रिक्स का वैसे तो जो तरीका होता है वो आप ले सकते हैं, पर इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का तो साइन बदल देते हैं और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और जो डिटर्मिनेंट आती है इसकी उसका भाग दे देते हैं। तो पहली बात तो इसकी डिटर्मिनेंट कितनी आएगी? ये तो 0 हो जाएगा, b माइनस 0, तो b इसकी डिटर्मिनेंट आएगी, तो वो तो मैंने लिख दिया 1/b, ठीक है। ये तो इन दोनों का तो साइन चेंज कर दिया, 0 और CB, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो 1 तो यहां आ गया और b यहां आ गया, ठीक है। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो अंदर मल्टीप्लाई करवाने का मतलब हर एलिमेंट में ये मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ 1/b दैट मीन्स b इनवर्स, 1/b दैट मीन्स b इनवर्स, 0 एज इट इज रहेगा, यहां से आ जाएगा CB इंटू b इनवर्स, ओके। और यहां पर कितना आ गया? b और b कितना हो गया? 1, b और 1/b 1 हो गया। तो फाइनली आपको क्या बनानी है? एक तो बी कैप बनानी है जो कि ये होगी, और बी कैप इनवर्स बनानी है जो डायरेक्टली ये लिखनी है आपको, बी कैप इज इक्वल टू बी इनवर्स 0 CB बी इनवर्स और 1, ये आपको बनानी है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड स्टेप है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5 मिनट फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या है? देखिए मेन इसमें यहीं पर स्टार्ट होता है, जो नया प्रोसीजर है इसके बाद स्टार्ट होता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है। जो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको भी कैसे लेते हैं? एज ए कांस्टेंट ही यहाँ पर लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं कि ऐड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज एन एडिशनल कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम एज ए एडिशनल कांस्टेंट लेते हैं और फिर उसको ऐड करके क्या बनाते हैं? नई मैट्रिसेस बनाते हैं। और ऐड करने का क्या मतलब है? देखिए आप अभी लिखना नहीं, आपके पास में जो प्रॉब्लम होती थी वो किस तरीके की थी? Z इज इक्वल्स टू CX, Z इज इक्वल्स टू CX होती है, और फिर आप लिख सकते हो AX इज इक्वल्स टू B, AX इज इक्वल्स टू B, ये आपकी प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप क्या लिखते हैं? ये आपने लिखा AX माइनस B इज इक्वल्स टू 0, या फिर ऐसे लिख लो इज इक्वल्स टू B, और इस वाले को आप लिखोगे तो इस वाले को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? ये प्लस का 0.z, 0 का कोफिशिएंट, और यहां हो जाएगा 1.z माइनस का CX इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो हमने क्या किया? अब ये z माइनस का या प्लस का लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमने क्या किया? एडिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज एन एडिशनल कांस्टेंट, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हटाकर उसको किस में ऐड कर दिया? कांस्टेंट में ही ऐड कर दिया,
ताकि आपकी जो एलपीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी हेल्प से हम एक नई टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगी वो लिख लीजिए आप। तो हमने क्या किया, इस तरीके से, ये आप साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें ये चीज लिखनी नहीं है, बट हम जो टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a और z, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ax प्लस 0 डॉट जेड इज इक्वल्स टू b, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ सी एक्स प्लस 1 डॉट जेड इज इक्वल्स टू 0। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो। तो हम अब क्या करेंगे, ये तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे और ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मैट्रिसेस, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ये कर रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या लिखेंगे, स्टेप 4, ठीक है, taking z is equals to cx as an additional constraint, compute, ठीक है, टेकिंग z इज इक्वल्स टू सी एक्स एज एन एडिशनल कंस्टेंट कंप्यूट, पहला क्या आएगा a कैप, और a कैप क्या बनेगा a और माइनस c, जैसा भी कहा था a और माइनस c बनेगा, और b कैप क्या बनेगा b और 0, ठीक है। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एडिशनल कंस्टेंट के रूप में ऐड कर दिया हुआ है एलपीपी के अंदर, ठीक है, ये प्रोसीजर के अंदर है हमारा। तो दिस इज फोर्थ स्टेप, ये हमारे पास में फोर्थ स्टेप है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे और फिर आगे की स्टेप्स लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम कल सॉल्व करते हैं इसको, काफी टाइम हो गया, हम एक ही आवर्स ले पाएंगे इसके बाद। तो 5-7 मिनट यदि ऊपर होती हैं तो इधर हम 5-7 मिनट ऊपर कर लेते हैं। बट अभी देखिए थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, यदि ये थोड़े दिन की क्लासेस रेगुलर हो जाएं एक बार, उसके बाद फिर हम वापस से टाइम बढ़ा देंगे। और टाइम बढ़ाए बगैर काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो 1 घंटे में तो हमारे पास में 2 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, तो हमें टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। बट अभी जब तक प्रॉब्लम है तब तक हम 1 आवर्स रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी फिर हम कल